हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम भूमंडलीकृत विश्व का जो बनना थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, हम उसके 2 पार्ट बना चुके हैं। हम तीसरे पार्ट के विषय में यहाँ बात करेंगे। आज हमने पहले रिंडरपेस्ट मवेशी के विषय में बात की थी, जो मवेशी प्लेग रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। जो 90% जानवर जो इसकी चपेट में आए थे, जो मौत के मुंह में चले गए थे, और 10% जानवरों पर कब्जा कर लिया गया था, और उस प्रकार से अफ्रीकी लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। और इन्हीं अनुबंधित श्रमिकों को एक नाम और दिया गया है, वो दिया गया है गिरमिटिया मजदूर। इन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी जाना गया है कि ये जो गिरमिटिया मजदूर रहे हैं उनके विषय में। तो इन्हें एक एग्रीमेंट के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है काम के लिए। और वो एग्रीमेंट होता था कि किसी भी क्षेत्र में काम 5 वर्ष के लिए करेंगे, उसके बाद है अपने देश वापस लौट सकते हैं उन्हें। और इन्हें जो भारत के मध्य क्षेत्र रहे हैं उनके वहाँ से ले जाया गया है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात आती है, बिहार की बात आती है, मध्य प्रदेश जो भारत रहा है उसकी बात आती है, तो तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों से इन्हें जो एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया गया है। और इन्हें जहाँ ले जाने की बात आती है तो वे कैरेबियाई जो द्वीप समूह रहे हैं वहाँ उन्हें ले जाया गया है। कैरेबियाई में त्रिनाद है, गयाना है, सूरीनाम या मॉरिशस व फिजी, यहाँ इन्हें ले जाया गया है। और इन्हें जो एजेंट हैं जो नियुक्त किए गए हैं मालिकों के द्वारा, वो इन्हें ले जाने का कार्य करते थे, और इसके बदले उन्हें जो कमीशन है वो भी दिया जाता रहा है। और एक नई दास प्रथा सामने आती है, जहां अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत इसे नई दास प्रथा का नाम भी दिया गया है। और जब ये लोग दूसरे महाद्वीपों के अंदर जाते हैं तो वहाँ अपनी संस्कृति को भी साथ लेके चले जाते हैं। तो इस तरह संस्कृतियों का भी मेल मिलाप है वो देखने को मिलता है। 2 संस्कृतियों के साथ लोग हैं वो जीने लग जाते हैं, उन्हें सम्मिश्रण देखने को मिलता है पुरानी और नई संस्कृति के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही त्रिनाद में मुहर्रम जो सालाना जुलूस है विशाल उत्सवी मेले के रूप में दे दिया गया है। हम यहाँ बात करते हैं तो होसे है, क्या है होसे? एक इमाम हुसैन के जन्म के उपलक्ष्य में बनाया जाने वाला एक विशाल उत्सवी मेला है, जिसमें सभी धर्म और धर्मों के लोग जो क्या मजदूर इसमें हिस्सा लेते हैं। उसी प्रकार से रास्ताफारियानात के विषय में भी बात की गई है। जमैका के गायक रहे हैं बॉब मार्ले, जिसने इस तरह के एक आंदोलन को चलाया है जिसमें जो धर्म विरोधी जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हें जो नष्ट करने की बात है, और आपस में जो क्या है सभी जो लोग हैं वो मिलजुल कर जो रहें उसके विषय में यहाँ बात आ जाती है। और इस प्रथा को हम जहाँ बात करते हैं तो 1921 में इस दास प्रथा को जो समाप्त कर दिया गया था, ये बात यहाँ आती है। और एक और बात आती है कि जो भारतीय अनुबंधित हैं जो मजदूर रहे हैं जिन्हें कैरेबियाई द्वीप समूह पर ले जाया गया था, उन्हें किस नाम से जानते हैं वो बात भी आती है। तो कुली के नाम से उन्हें जाना गया है, वो बात इसके अंदर है। और एक नाम और दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस की यहाँ बात आ जाती है, जो यहाँ दिया गया है कि राम नारायण तिवारी कौन थे? भारत के गिरमिटिया मजदूर थे, उसके विषय में यहाँ बात आ जाती है। उससे फिर आगे हम विदेशों में भारतीय उद्यमी जो रहे हैं उनके विषय में हम बात करते हैं, जिन्होंने विश्व बाजार के लिए खाद्यान्न और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। और बड़े बागानों के लिए तो बाज़ार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता, उसके विषय में बात आती है। तो उसके लिए जो यूरोपियन बैंक है उनसे कर्जे जो लेते आए हैं, जहाँ हम बात करते हैं जो व्यापारी, और वो फिर उनको भारतीयों को देते रहे हैं, उनके विषय में बात यहाँ आती है। उसके बाद जहां भारतीय व्यापार उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था की यहाँ बात आती है कि भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था की यहाँ बात आती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि औद्योगिकरण की शुरुआत जिस तरह से इंग्लैंड से हुई है
तो ब्रिटेन से में भी कपास का उत्पादन है बढ़ने लगा है और वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि कपास के आयात पर रोक लगाई जाए, जैसे मक्का के आयात पर रोक लगाई गई थी उसी प्रकार से, और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। दूसरे देश के उद्योग है वो यहाँ ना आए और इनको प्रभावित ना करें, उनके विषय में बात आती है। आगे बात करता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादन दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए बाजार ढूंढने लगे हैं। यहाँ पे सीमा शुल्क व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के कारण भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि भारतीय जो कपड़ा वहाँ नहीं जाएगा। तो भारतीयों को दूसरे बाजार जो ढूंढने की उन्होंने कोशिश की है यहाँ पे। और सूती कपड़े के निर्यात में हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली है। क्या प्रभाव पड़े हैं उनके विषय में, भारतीय कपड़े पर क्या प्रभाव हैं उसके विषय में बात आ जाती है। क्वेश्चन हो जाता है 2-3 नंबर के लिए। यहाँ पे 1800 के आसपास निर्यात के जो कपड़े का प्रतिशत 30 था और 1815 में वो 15 रह जाता है और 1870 तक तो ये सिर्फ 3% ही रह जाता है। तो ये देखने को हमें मिला है, यहाँ पे ये प्रभाव हैं। और दूसरी बात, और कपड़े का निर्यात तो घट जाता है, लेकिन फिर कपास का आयात है वो बढ़ाना पड़ता है। यहाँ बात की गई 1812 से 1871 के बीच कपास का निर्यात है वो 5% से बढ़कर 35% हो जाता है, तो वो 30% यहाँ बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो कपड़ों को रंगाई इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा, क्योंकि भारत में नील का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। और 1820 के दशक की यहाँ बात करें तो चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा, और वो भी भारत से ही किया जाता है, क्योंकि हमने पहले अफीम युद्ध के विषय में पढ़ा था कि ब्रिटेन और चाइना के अंदर के मध्य हुआ था, जिसमें चाइना को पराजय का सामना करना पड़ा है। हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं उसके विषय में। उस चीन से जो अफीम के बदले जो भी उन्हें पैसा प्राप्त होता था वो दूसरे पदार्थ से, चाय के विषय में बात करें तो उसके बदले वो उनसे प्राप्त करते रहते थे। ये बातें यहाँ पे हैं। उसके बाद एक बात और यहाँ हमें देखने को मिलेगी कि जो होम चार्जेस क्या है उसके विषय में हम बात करेंगे कि होम चार्जेस क्या है, देशी खर्च क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आ जाती है, 1 नंबर की बात आ जाती है। यहाँ पे जो ब्रिटेन के जो अफसर हैं और व्यापारी अपने घरों में भेजी गई उनकी निजी रकम है, भारत के साथ व्यापार के द्वारा जो उन्हें आय प्राप्त हुई है उसको वो अपने देश भेज देते थे। ये बातें यहाँ पे, और जिसकी वजह से उन्हें जो पेंशन वगैरह है अफसरों को वो दी जाती रही है इस पैसे से। महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट कंटेंट की बात आ जाती है कि महायुद्धों के बीच की जो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की यहाँ बात आ जाती है, क्योंकि महायुद्धों ने तो विश्व की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। जहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसके उभरने में 3 दशक आप समझ सकते हो, 30 साल से भी ज़्यादा समय लगा इन महाविनाशकारी युद्धों की वजह से। क्योंकि 2 युद्धों की यहाँ बात की गई है, 1914 से 1918 और 39 से 45 की यहाँ बात अगर हम देखें तो 14 से 18 के विषय में बात की गई है। पहले विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया, दूसरा भी 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। 2 खेमों के बीच लड़ा गया जिनमें पाले में मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आ जाती है, कौन कौन से थे मित्र राष्ट्र उनके विषय में। और दूसरे में इन्हें केंद्रीय शक्तियाँ या धुरी शक्तियाँ भी हम बोलते हैं, केंद्रीय शक्तियाँ या धुरी शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की, मतलब तुर्की है, तुर्किस्तान है जो आज का, उसके विषय में बात आती है। तो इनके बीच लड़ा गया था, लेकिन उम्मीद थी कि ये मतलब 4 महीने ही चलेगा या क्रिसमस के समय तक जो क्या है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल है जो चला है। इतना लंबा युद्ध ये खिंच जाता है, उसके विषय में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ प्रभाव देखने को मिले हैं, क्योंकि औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो तो नष्ट हो जाती हैं। औद्योगिक उत्पादन, यह पहला औद्योगिक उत्पादन था जहाँ हम बात करते हैं
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ भारत के विषय में बात आएगी कि भारत में जो क्या है औद्योगिक उत्पादन है वो स्टार्ट हो चुका था पहले विश्व युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इस युद्ध में मशीन, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर में असंख्य सिपाहियों को भर्ती की जाती थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया गया, जिससे बात करें तो 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 2 करोड़ लोग पहले विश्व युद्ध में जो घायल हुए हैं, जिसमें कामकाजी उम्र के लोग ज़्यादा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि क्या प्रभाव पड़ा है या कि कामकाज के उसमें के विषय में ज़्यादा मौतें क्यों हुई हैं, उनके विषय में बात आ जाती है। तो जिससे परिवार की आय है वो भी गिर जाती है, घट जाती है। उन कामों में जो उद्योगों में काम कर रहे थे वहाँ फिर महिलाओं को जो उन मोर्चों को संभालना पड़ता है। बाद में युद्ध के मोर्चे भी महिलाओं को संभालने पड़े हैं। और इन युद्धों के कारण जो देश दुनिया की जो प्रमुख शक्तियाँ रही हैं, आर्थिक शक्तियाँ रही हैं, उनके बीच संबंध है वो टूट जाती हैं। एक दूसरे से बदला लेने के लिए वो उतारू हो जाते हैं। ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा है। यहाँ कर्जदार बन जाता है ब्रिटेन यहाँ पे। उसके बाद जो युद्ध हुए हैं, युद्धों के बाद क्या सुधार हुए हैं उनके विषय में है। युद्धों में तो हमने ये देखा कि किस तरह के जो प्रभाव हैं वो पड़े हैं। उसके बाद युद्धों के बाद क्या सुधार किए गए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, उनके विषय में बात आती है। और जब ब्रिटेन दुनिया से बड़ी अर्थव्यवस्था था उस समय और युद्धों के संकट में वो उलझा रहता है, तो ऐसे में औद्योगिक इकाइयाँ हैं या औद्योगिक उत्पादन है वो उद्योग भारत और जापान में विकसित होने लग जाते हैं। युद्ध के खर्चों की भरपाई के लिए ब्रिटेन को अमेरिका से कर्जे लेने पड़ते हैं, वो बात यहाँ आती है। और ब्रिटेन में भी भूखमरी की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या वो उत्पन्न हो जाती है। 1921 में ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि 5 जहाँ बात की गई है कि हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। ये बातें यहाँ की गई हैं। और युद्ध से पहले यूरोपीय विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला बड़ा केंद्र जो रहा है, कृषि आधारित संकट भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अधिक पैदावार है वो बढ़ाने लग जाता है। गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अधिक आवक है वो होने लग जाती है। और अधिक अनाज होने की वजह से भी जो गेहूं है वो अधिक कीमत पे नहीं बिक पाता है, तो या फिर किसान के सामने संकट पैदा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की बात है। अब युद्ध के बाद जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका भी लग जाता है यहाँ, क्योंकि तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर जो आगे बढ़ने लगी है, लेकिन झटका लगा है कि जो उन्हें कर्जे दिए थे वो कर्जे उन्हें जल्दी नहीं मिल पा रहे थे, उनके विषय में बात आती है। तो यहाँ 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बड़ी खासियत के विरुद्ध उत्पादन का चलन यहाँ देखने को मिलता है। दशक में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता भी बन गया है। जो फोर्ड्स मोटर कारें आप देखते हो, उसके जो निर्माता रहे हैं हेनरी फोर्ड, उन्होंने कार्य किया है। यहाँ हम बात करते हैं तो असेंबली लाइन उन्होंने चलाई है। ये असेंबली लाइन क्या है? शिकागो के बूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर बड़े मांस विक्रेता अपने हिस्सों का मांस उठाकर निकलते चले जाते थे। और यही बेल्ट को, इसी तरह की बेल्ट को हेनरी फोर्ड ने अपने कारखाने में लगाया है कि उस बेल्ट पर ही सारे के सारे जो पार्ट हैं वो रखे आएंगे और उनको उठा कर जो क्या है मशीनों के अंदर जो क्या उन पुर्जों को फिट किया जाएगा। तो इस तरह की उसने कन्वेयर बेल्ट है उसकी शुरुआत की है, और जिसकी वजह से मज़दूरों ने फिर अधिक वेतन की मांग भी की है। तो इस तरह की व्यवस्था उसने अपनाई है। और टी मॉडल की कारें हैं वो यहाँ बनाई जाती रही हैं। जहाँ हम बात करते हैं तो 3 मिनट में एक कार है वो तैयार होकर यहाँ
मार्केट के लिए निकलती है। तो ये बातें यहाँ दिखाई गई है उसके विषय में, इसके कंटेंट के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप सबका धन्यवाद यहाँ पे।